ममता शर्मा और आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी ये चैप्टर है, जल संसाधन। इससे पहले हमने जो अपनी पिछली वीडियोस बनाई है उसमें हमने जो सारे रिसोर्सेज हैं वो कवर अप कर लिए थे, जिसके अंदर हमने बताया था कि संसाधन होते क्या है, उनका विकास कैसे होता है, वर्गीकरण कैसे होता है और मृदा महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है और मनुष्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है। ये सारी चीजें डीपली हम रीड आउट कर चुके हैं, अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, तो आई होप वो सारी चीजें आपको अभी लर्न होंगी। अब आज का जो पॉइंट है जल संसाधन यानी कि पानी जो है वो महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है। तो सबको पता है, सर्वविदित है ये चीजें कि भाई जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरण के योग्य संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति होती रहती है। तो जल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है, संसाधन का मतलब जो चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, संसाधन। और जल भी उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। फिर अगला जो पॉइंट बनता है इसके बारे में कि विश्व के अंदर, पूरे विश्व में टोटल जितना जल है उसका 96.5% महासागरों में है। जो महासागर हैं, महासागरों में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितना जल है, पूरी पृथ्वी पे जितना जल है उसका 96.5% जो जल है वो कहाँ पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। और जो लगभग 4% जो पानी है वो कहाँ पाया जाता है, वो पीने योग्य है, वो पूरा देश के अंदर पाया जाता है, पूरे विश्व के अंदर पाया जाता है। और ये जो महासागर में हमारा 96.5% जल पाया जाता है, ये कैसा होता है, नमकीन होता है, लवणीय होता है। ये पानी पीने योग्य या यूजफुल नहीं होता है। लगभग 4% पानी ही ऐसा है जो कि पीने योग्य है। फिर अगला पॉइंट हमारा इसके बारे में बनता है कि जो जल होता है महत्वपूर्ण संसाधन होता है और इसी के लिए मतलब जो बहता हुआ पानी है उसको रोककर जो बांध बनाए जाते हैं, वो अगला हमारा मेन टॉपिक है कि बांध क्या होते हैं। सबको पता है बांध क्या होते हैं, बांध क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये और बहुत इजी है। जब बहते हुए पानी को अवरोध लगाकर, आगे कोई भी रुकावट डालकर अवरोध लगाकर उसको एक जगह पर रोक दिया जाता है तो क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। यानी कि बहते हुए पानी में अवरोधक लगाना बांध कहलाता है। फिर है कि जो बांध होते हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्यों जोड़ते हैं। यानी कि बांधों के माध्यम से हमारी जो योजनाएं हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि बहुत सारी योजनाओं की पूर्ति होना, कि बांधों को हम अपनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं। बांध क्या होते हैं और बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि जिससे हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बांधों के माध्यम से बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं और कौन से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर बनता है विद्युत उत्पादन। पहला पॉइंट क्या है, विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली का बनाना। पानी को एकत्रित करके बांध के माध्यम से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और बिजली का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आप सब लोग जानते हैं। और वो बनाई कैसे जाती है, उसका जो लगभग है वो किससे बनाई जाती है, पानी को एकत्रित करके या बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट है घरेलू व औद्योगिक आवश्यकता। घरेलू आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं निजी जीवन में, जो हमारे दैनिक कार्य हैं वो सारे के सारे पानी के माध्यम से संपन्न होते हैं। यानी कि पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। नहाने से लेकर भोजन बनाने तक, कपड़े धोने या कितने काम ऐसे होते हैं जिसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है।
तो हमारे जो घरेलू काम होते हैं उनकी पूर्ति के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, और उसके बाद में जो औद्योगिक आवश्यकता होती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने जो उद्योग फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, वहां पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, चीजों का निर्माण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए घरेलू जीवन में और उद्योगों में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, यहाँ पर जल की आपूर्ति होनी अनिवार्य है। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है भाई सिंचाई। ये बात सबको पता है, भारत कैसा देश है भाई? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 80% जो जनसंख्या है, पहले 80% थी, अब अभी भी करंट में भी 60 से अबो ऐसे लोग हैं जो कृषि के ऊपर ही डिपेंड हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ पर कृषि होती आई है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं खेती करते हैं, कृषि करते हैं, और कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? जितनी जरूरत वहां पर मिट्टी के उपजाऊपन की होती है, उतनी ही जरूरत यहाँ पर सिंचाई की भी होती है। इसलिए फसलों के उत्पादन के लिए वहां पर फसलों की सिंचाई करना, पानी उपलब्ध करवाना, ये सारी सुविधाएं कहाँ से हमें मिलती हैं? बांधों के माध्यम से। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कई बार कि भाई खेतों में पानी की आवश्यकता होती है और उस समय बारिश हो जाए। हर समय ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए बांधों के माध्यम से जो पानी एकत्रित किया जाता है उसको बाद में नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसके माध्यम से खेतों की सिंचाई इजीली की जा सकती है। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है, फोर्थ पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण, जब हैवी रेनफॉल होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो ज्यादा मात्रा में बारिश होने से वो बाढ़ का कारण बन जाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, नदियां नाले जो हैं वो अपने सतह से ऊपर बहना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण खतरा पैदा हो जाता है। आसपास की फसलें डूब जाती हैं, गांव डूब जाते हैं, खेत खलियान डूब जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? बाढ़ के कारण। और बाढ़ कैसे आती है? बहुत अधिक मात्रा में बारिश होने के कारण। तो जो ये बांध बनाए जाते हैं, इनमें गहरी झीलों का निर्माण कर लिया जाता है, जहां पर पानी को एकत्रित कर लिया जाता है ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, और सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर उस पानी का यूज कर सके, या फिर बाद में आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उस पानी का यूज कर सकें। तो बाढ़ नियंत्रण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है मनोरंजन। मनोरंजन, अपने मनोरंजन के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे नौका चालन है, पर्यटक जो होते हैं, जो झील बनाई जाती है, सुंदर सुंदर झील बनाई जाती हैं, वहां पर लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या फिर वहां पर नौका चालन होता है, यानी कि नाव के माध्यम से, नौका चालन, नाव के माध्यम से वहां पर पानी के अंदर जब नाव से चलते हैं, लोगों का मनोरंजन होता है, वहाँ का जो नज़ारा होता है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसको देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग वहाँ पर आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ पर अपना उन सारी चीज़ों का आनंद लेने के लिए। इसलिए मनोरंजन की दृष्टि से भी ये बांध और ये जो झीलें होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, और यहाँ पर नौका चालन की भी सुविधा होती है, ये भी मनोरंजन के ही एक उसमें काउंट होता है। फिर अगला जो है भाई मछली पालन, जो बांध बनाए जाते हैं, पानी को एक जगह एकत्रित किया जाता है, वहां पर उस पानी के अंदर मछली का उत्पादन किया जाता है या मछली पालन किया जाता है। क्योंकि सबको पता है मछलियां पालने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। झील बनाकर या फिर जो बांध बनाया जाता है उसके अंदर उसके बीज डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद में फिर मछली का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है, ये हमने अभी अभी जो आपके सामने डिफाइन किए हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है भैया? ये पानी से रिलेटेड है, ये बांध से रिलेटेड है, कि बांध के माध्यम से हमें कौन कौन सी हमारी जो आवश्यकताएं हैं या कौन कौन से हमारे जो उद्देश्य हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो बांध कौन से होते हैं? जो पानी को एक जगह अवरोध बनाकर रोक लिया जाता है, और उसके बाद में ये हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिसके कारण इन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में एक कथन बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और कहने का उद्देश्य क्या था कि भाई इनके माध्यम से हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा था? क्योंकि इसके कारण
कृषि का विकास होता है। किसके कारण होता है? बांधों के कारण, क्योंकि यहाँ से उनको पानी मिल जाता है। कृषि का विकास होता है, तीव्र औद्योगिकरण होता है, और जो ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था है हमारी, उसका विकास होता है। तो इन सारी चीजों में जो बांध है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? कृषि के विकास में, तीव्र औद्योगिकरण में यानी कि उद्योगों के विकास में, और ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बांध है हमारे, उन बांधों को या नदी घाटी या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनको क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ तक की चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। बहुत इजी लेसन है और मैंने इजी लैंग्वेज में ही इन सारी चीजों को आप तक कन्वे किया है कि भाई आप इनको समझ पाओ। अब मैं ये सारी चीजें रख कर देती हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट इस लेसन के अंदर बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कि यहाँ पर जो बांध बनाए गए हैं, उन बांधों से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। वो क्या क्या थी? जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसके अंदर कैसे लोगों के अंदर मतभेद पैदा हो गए थे। नर्मदा बचाओ, ये नदी का नाम है भाई, सबको पता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये गुजरात के अंदर चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये गुजरात के अंदर जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध वहां पर बनाया गया था, उसके विरुद्ध ये चलाया गया था भाई। कहां पर चलाया गया था? गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया था। उस बांध के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन को किसने चलाया था? कि जो वहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग थे या कबीलों, जो कबीलाई समूह थे, उन्होंने, और उसके बाद में जो मानव अधिकारवादी जो लोग थे, उन लोगों ने एकजुटता दिखाकर इन चीजों का विरोध किया था कि भाई आप यहाँ पर जो बांध बना रहे हो, उसकी वजह से यहाँ की जो वनस्पति है वो समाप्त हो जाएगी। तो अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने जो गुजरात में ये बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध, इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी कि भाई इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा और ये बांध यहाँ पर ना बनाया जाए। कहाँ पर? गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर अगला एक इसी टाइप का एक विवाद और हुआ था भाई, कि कृष्णा गोदावरी जल विवाद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृष्णा गोदावरी जल विवाद, इसके अंदर से भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। ये विवाद भी इसी जो जल से संबंधित था कि कृष्णा गोदावरी विवाद में क्या होता है कि इसके अंदर महाराष्ट्र सरकार ने जल को बांध बनाने के लिए जो जल एकत्रित किया गया था या जो बांध बनाने की प्रोसेस शुरू की गई थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था? कोयना नामक स्थान पर बांध बनाने के लिए पानी को मोड़ दिया था या रोक दिया था। और उनका मेन पर्पस था वहां पर विद्युत उत्पन्न करना या जल विद्युत बनाना। यानी कि जल विद्युत बनाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कोयना नामक स्थान पर पानी को रोक दिया, जिसके कारण वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया। और किस किस के बीच में हुआ? महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध आवाज यहाँ पर किसने उठाई? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार ने। महाराष्ट्र और ये विवाद किसके बीच में हुआ? महाराष्ट्र व कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बीच में। आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था भाई ये विवाद। किस चीज से रिलेटेड हुआ था? कि महाराष्ट्र सरकार ने जल विद्युत बनाने के लिए पानी को कोयना नामक स्थान पर मोड़ दिया, और जिसके कारण जो ये थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारें थी, इन्होंने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई कि इसकी वजह से हमें पानी नहीं मिल पाएगा और हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ से सिंचाई से संबंधित यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इन जो राज्य है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है,
उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा और जिसके कारण इनके जो उद्योग हैं, कल कारखाने हैं या फिर यहाँ की जो कृषि है वो बहुत अधिक प्रभावित होगी। इसलिए इस सरकार ने आवाज उठाई महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कि भाई जो आपने यहाँ पर बांध बनाया है उसके कारण हमारे राज्यों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और किसके ऊपर, कृषि और उद्योगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई और बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से इसको एक दो बार रीड कर लोगे तो दिमाग में अच्छे से सेटअप हो जाएंगे। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, हमने बांधों के लाभ अभी रीड आउट किए हैं कि बांधों से क्या फायदा होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कैसी होती हैं, क्या होता है। अगला जो मेन पॉइंट हमारा इसी के अंदर से बनता है, सबको पता है अगर किसी चीज के लाभ होते हैं तो डेफिनेटली उस चीज की हानियां भी होती हैं। तो बांधों की हानियां, बांधों की हानियां क्या क्या होती हैं, लाभ होते हैं तो भाई हानि भी होंगी। तो बांधों की हानियां जो होती हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, बहुत से लोग विस्थापित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बहुत से लोग विस्थापित होते हैं। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। बहुत से लोग विस्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आदिवासी समुदाय के ऊपर पड़ता है। जंगलों में या जहां पर वो रहते हैं, अगर वहां पर कोई परियोजना लागू की जाती है तो उनको विस्थापित कर दिया जाता है। वो जो क्षेत्र सारा है उसको ले लिया जाता है और जिसके कारण वो बेघर हो जाते हैं और दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे बांध बनाए जाते हैं तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं, सारी वनस्पति नष्ट हो जाती है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं और जो कबीलाई समूह होते हैं यानी कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। फिर अगला जो पॉइंट बनता है, सेकंड पॉइंट है, पेड़ पौधे जलमग्न हो जाते हैं। पेड़ पौधे जलमग्न हो जाते हैं। जब बांध बनाए जाते हैं किसी भी स्थान के ऊपर तो आसपास की जो वनस्पति होती है वो सारी या तो काट दी जाती है या बांध बनने के बाद में मृदा जो मिट्टी है वो अपरदित होकर उसकी जड़ें निकल जाती हैं और वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वहां पर जो वनस्पति होती है, बांध बनाने की प्रोसेस के दौरान वो सारे के सारे पानी में समाहित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है कि समूहों के बीच में विवाद, जल को लेकर समूहों के बीच विवाद। अब ये विवाद कैसे होता है भाई, कि भाई एक क्षेत्र ऐसे ब्लेम करना शुरू कर देता है कि आपने यहाँ पर ये वाली प्रोसेस शुरू कर दी है जिसकी वजह से हमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया था कि कृष्णा गोदावरी जल विवाद, ये वही तो है, उसी चीज का एग्जाम्पल तो है कि कैसे एक सरकार ने, एक राज्य की सरकार ने पानी को रोककर बांध बना दिया विद्युत उत्पादन के लिए, तो जो दूसरे राज्य थे जैसे कर्नाटक, लाइक आंध्र प्रदेश, इन्होंने क्या कर दिया, आपत्ति दर्ज करा दी कि भाई ये तो सही नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हमें पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त नहीं हो पाएगा, और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। इसलिए क्या होता है, समूहों के बीच में झगड़े पैदा हो जाते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा पैदा हो जाता है पानी के बंटवारे को लेकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर से हमारा पहले क्वेश्चन भी बना हुआ है। अगला है जल दुर्लभता के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई अगला हमारा जो मेन टॉपिक है, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता के कारण, दुर्लभता का मतलब क्या होता है, सबको पता है, कमी। जल दुर्लभता का मतलब होता है पानी की कमी, यानी कि पानी की कमी हो जाना, जल की कमी हो जाना। इसमें पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा, पहला पॉइंट बनता है वर्षा की कमी। पेड़ पौधों का कटाव होता जा रहा है, सबको पता है पेड़ पौधे वर्षा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। पेड़ पौधों वर्षा की कमी, तो क्या होता है, पेड़ पौधों के काटने की वजह से बारिश कम होती है और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। वर्षा की कमी के कारण जो दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वो भी वर्षा की कमी का महत्वपूर्ण कारक है। अगला जो पॉइंट बनता है जनसंख्या। अगला पॉइंट है अधिक जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे वस्तुओं का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी। मनुष्य एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का जीव होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए अधिक जनसंख्या भी इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फिर है जल का शोषण। अगला पॉइंट क्या बनता है हमारा, थर्ड पॉइंट है जल का शोषण। जल का शोषण, इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी की बहुत अधिक मात्रा में पानी का शोषण करना, यानी कि निजी आवश्यकताओं के लिए पानी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना क्या कहलाता है, जल का शोषण कहलाता है। अगला जो पॉइंट हमारा बनता है जल का व्यर्थ गंवाना, यानी कि ओवर वेस्टेज, पानी को व्यर्थ कर देना। जल को व्यर्थ गंवाना, प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और हम उस समय पानी को देखकर यूज नहीं करते हैं, टैप वगैरह खुली छोड़ देते हैं, अपनी गलतियों की वजह से पानी को वेस्ट कर देते हैं, पानी का बहाव हो जाता है। जब हमारे पास पानी के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव है, यानी कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो समुदाय हैं जिनकी पानी तक अच्छे से पहुंच नहीं है, इसलिए उस कमी का आभास सिर्फ वही कर सकते हैं। इसलिए जो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी को व्यर्थ कर देते हैं, गंवा देते हैं, ओवर वेस्टेज कर देते हैं, वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि पानी का व्यर्थ हो जाना ये भी जल दुर्लभता का महत्वपूर्ण कारक है। फिर अगला जो मेन पॉइंट बनता है भाई, ये सारे इसके अंदर कवर अप हो गए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जल संग्रहण। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, बस 2 मिनट का ही बनता है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं है। लास्ट पॉइंट है इस लेसन का, मोस्ट इंपोर्टेंट वो टॉपिक है जल संग्रहण। क्या है ये है हमारा जल संग्रहण। संग्रहण का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, पानी को इकट्ठा करना, दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी को इकट्ठा करना। इसके अंदर क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी जो इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या किया जाता है भाई, छोटी छोटी नालियां या नदियां बना ली जाती हैं ताकि दूसरे क्षेत्रों तक पानी को पहुंचाया जा सके। जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसको दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नालियां बना ली जाती हैं या नहरें बना ली जाती हैं। जैसे कि बंगाल में बाढ़ के मैदानों में इसी माध्यम से सिंचाई की जाती है। जो जल संग्रहण किया जाता है ना, पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसके जो इकट्ठा किया गया पानी है उसी से बंगाल में क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बंगाल के अंदर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ वाले पानी का संग्रहण कर लिया जाता है, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी पानी का प्रयोग बाद में खेतों में किया जाता है, उसी पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। और इसके अलावा जो शुष्क प्रदेश है जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा का जो जल होता है, यहाँ पर वर्षा के जल को भूमिगत जो टैंक होते हैं, भूमिगत टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है। भूमिगत टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है, टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, टांका भी कहते हैं। इकट्ठा कर लिया जाता है और इसको, ये जो भूमिगत टैंक है इसको कई कई जगह पर क्या बोला जाता है, इसको टांका के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर प्राचीन काल से ही ये पद्धति चली आ रही है। जो वर्षा का जल होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे छत के ऊपर से जो पानी गिरता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में उससे पीने योग्य उसको पिया जाता है, या उससे जैसे कपड़े धोना है या अपनी और कोई आवश्यकता है उनको पूरा कर लिया जाता है। और इस पानी को
करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक बना दिए जाते हैं। वहाँ पर उस सारे के सारे पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और या फिर उसको हम टांका के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब पानी की आवश्यकता होती है, तब इन सारे जो ये बनाए गए हैं टैंक वगैरह, इनके अंदर जो पानी है उसका यूज कर लिया जाता है। यानी कि जो शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर पानी बहुत कम है या बारिश बहुत कम होती है, वर्षा कम होती है, वहाँ पर ये विधि अपनाई जाती है। और राजस्थान जैसे इलाकों में, जैसे जैसलमेर है इसका एग्जाम्पल, वहाँ पर ये पद्धति प्राचीन काल से ही उपलब्ध है, या प्राचीन काल से ही ये सारी चीजें की जाती रही हैं। इसके अलावा जो बंगाल है, वहाँ पर भी पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो बाढ़ का पानी होता है, उस बाढ़ के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद में खेतों की सिंचाई के लिए उस पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जल संग्रहण की प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई है। जल संग्रहण का मतलब पानी को इकट्ठा करना और उससे फिर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना समय के अकॉर्डिंग। तो आज का जो लेसन था जल संसाधन, बहुत इजी लेसन है, और मैंने बिल्कुल इजी वे में, मतलब बिल्कुल आसान उसके अंदर आपको समझाया है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगला लेसन जो है हमारा कृषि के ऊपर है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे। और ये जो लेसन है भाई, ये स्पेशल डिमांड की गई थी बच्चों ने कि भाई मैम आप पहले ये लेसन करवाइए। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय श्री श्याम।